हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये पहला पेपर है। 50 नंबर का ये पेपर आता है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों अच्छे से कवर कर लिया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और कंप्यूटर के और जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिससे दोस्तों ये रहेगा कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जानेंगे दोस्तों किस तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न डीएलएड के एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया से। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आते हैं कि बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा बाल विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है कि बाल विकास का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, तो विकास शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम इनका प्रयोग करते हैं और सामान्य रूप से इनका अर्थ है वर्तमान स्थिति में सुधार की ओर बढ़ना। ठीक है, यानी विकास का अर्थ क्या हो जाएगा, वर्तमान की जो स्थिति है ठीक उसमें सुधार की ओर बढ़ोतरी होती है। ठीक है, ये विकास होता है। मनुष्य के साथ जुड़ जाने से इस शब्द का अर्थ और विस्तृत हो जाता है। हम देखते हैं कि जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था की अवस्था से लेकर मृत्युपरांत जीवन में निरंतर अनवरत परिवर्तन होते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया जाता है कि जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था की अवस्था से लेकर और मृत्यु तक तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों की गति में परिवर्तन होता रहता है, किंतु गति पूर्णतः रुकती नहीं है। ठीक है, यानी परिवर्तन तो होगा, गति भी होगी, कभी तेज गति से होगा, कभी स्लो गति से होगा। ठीक, लेकिन क्या होगा, जो ये गति होती है ये पूरी तरीके से रुकती नहीं है। ठीक है, गर्भावस्था में तेजी से बालक के शारीरिक आकार और भार में परिवर्तन होता है। नग्न आंखों से न देख पाने योग्य प्रजनन कोशिकाएं होती हैं। अंडाणु और शुक्राणु गुणात्मक रूप से बढ़ते जाते हैं और 9 माह 10 दिन में एक संपूर्ण शरीर का सर्जन कर लेते हैं। ठीक है, जन्म के बाद किशोरावस्था तक अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व का स्वरूप प्रदान करने की दिशा में नित्य प्रति दृष्टिगत होते रहते हैं, किंतु सभी परिवर्तन व्यवस्थित और समानुपात होते रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक परिवर्तन जो होता है वो नया होता है और पिछले परिवर्तन पर निर्भर करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं, इससे हम लोग तो निकल चुके हैं। ठीक, आप किसी बच्चे को देखिए, ठीक है, आपके घर में छोटा बच्चा हो, आप जहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यहाँ जहाँ पर आप पढ़ाने जाएंगे तो उनकी अवस्थाओं को देखिएगा। ठीक है, तो लगेगा कि हाँ किस तरीके से स्टेप टू स्टेप वो लोग चलते रहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्रो एंड क्रो के शब्दों में उन्होंने एक परिभाषा दी कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्युपरांत तक करता रहता है। तो दोस्तों, डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। आपको बताते चले बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया यहाँ तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, जब आप यूपी टेट और सी टेट का जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें इसके जितने भी टॉपिक रहेंगे, ठीक, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया का जितना भी सिलेबस है उसके वही सिलेबस आपको सीटेट और यूपी टेट के जो सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी आता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल विकास की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी बाल विकास का नेचर क्या होता है। तो बाल विकास की प्रकृति यानी नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो प्राणी के गर्भ में आने से लेकर पूर्णता प्राप्त होने की स्थिति ये होती है मानव विकास। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारकों में 2 प्रमुख कारक हैं। पहला हो जाएगा जैविक और दूसरा हो जाएगा सामाजिक कारण। ठीक, जैविक विकास का दायित्व माता पिता पर होता है और सामाजिक विकास का वातावरण पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये जैविक विकास होता है, ठीक, इसका जो दायित्व होगा वो माता पिता पर निर्भर होगा, और जो ये सामाजिक विकास होगा ये किस पर होगा, समाज का जो वातावरण होगा इस पर निर्भर करता है। ठीक, बालक लगभग 9 माह यानी 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है और तब से ही उसके विकास की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। जब भ्रूण विकसित होकर पूर्ण बालक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो
प्राकृतिक नियमानुसार उसे गर्भ से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है, ठीक है। तब बालक के विकास की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से विकसित होने लगती है। बालक के विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है। जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। तो यहाँ से जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो जन्म से संबंधित विकास होता है वो वंशानुक्रम पर निर्भर होता है, ठीक, और जो समाज से संबंधित विकास होता है ये वातावरण पर निर्भर होता है, ठीक है। देखिए कितना अहम रोल निभाता है, ठीक, वंशानुक्रम और जो ये वातावरण है बालक के विकास में कितना महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बाल विकास की आवश्यकता की विवेचना कीजिए अथवा बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए अथवा बाल विकास की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए दोस्तों ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है कि बाल विकास की आवश्यकता की विवेचना कीजिए, यानी बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। उसी को घुमा के पूछा है कि बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए, या फिर उसी को चेंज किया, ठीक है, कि बाल विकास की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। 2022 में इस तरीके से पूछ लिया, 17 में इस तरीके से पूछ लिया, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि बाल विकास की आवश्यकता क्या है। तो हम जानेंगे यहाँ से कि बाल विकास की आवश्यकता क्या होती है। बाल विकास अनुसंधान का एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है, ठीक है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता, अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक और बाल चिकित्सक आदि, ठीक। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहार के रहस्यों को भलीभांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य के एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें अध्यापक और अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। दोस्तों ये अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास करना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्था अनुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर हम देखें कि बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वो चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब बच्चा चलने वाला हो जाएगा तभी तो उसको चलाएंगे। अब बच्चा गोद में हो, 4 महीने का बच्चा हो, ठीक, तो क्या होगा, आप उसको चलाएंगे, वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता ये भी है कि ये बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों तथा उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बाल विकास के क्षेत्र का वर्णन कीजिए अथवा बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, ठीक है, यानी बाल विकास का क्षेत्र क्या है। तो बाल विकास का क्षेत्र हम देखेंगे यहाँ से। तो बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। यानी बाल विकास का जो क्षेत्र होता है इसमें क्या होगा, गर्भधारण की अवस्था से लेकर युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों को मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन सी कर्मिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये परिवर्तन किन कारणों से, कब और क्यों होते हैं आदि, ठीक। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर आएगा नंबर 1 पर आएगा वातावरण और बालक, ठीक है। तो बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं को अध्ययन किया जाता है। प्रथम ये कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा ये कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। देखिए इसमें फिर वही 2 चीज़ें आ गई हैं। पहले आ गया बालक का वातावरण, ठीक, उसके बाद वातावरण जो होगा उसका बालक के जो व्यवहार होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो शारीरिक विकास होता है आदि को किस प्रकार से ये प्रभावित करता है, ठीक है। स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है, ठीक है, यानी पर्यावरण जो होगा बालक का, जहाँ पर वो रह रहा है, आसपास का जो माहौल होगा वो विशेष प्रभावकारी क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में क्या होता है, जितने भी बच्चे होते हैं सब देखिए अलग अलग होते हैं। तो बाल विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है।
व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है: शारीरिक रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सामवेगिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनमें देखिए क्या होता है, शारीरिक रचना क्या होती है, अलग अलग होते हैं, मानसिक योग्यता सबकी अलग अलग होती है, संवेगिक जो भेद होते हैं, ठीक, जो संवेग होते हैं, इमोशनल जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। उसके बाद जो व्यक्तित्व संबंधी जो भेद होते हैं, पर्सनालिटी संबंधी जो भेद होते हैं वो भी अलग होते हैं। सामाजिक जो व्यवहार होता है इसमें भी दोस्तों हमें भेद देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ दोस्तों भाषा विकास संबंधी जो भेद होते हैं वो भी हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं में देखने को मिलता है। का अध्ययन जो होगा बाल विकास में किया जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर आता है मानसिक प्रक्रियाएं। तो बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, सहचर्य आदि। इन सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम क्या है कि ये कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, इनकी क्या गति है इत्यादि। और द्वितीय में क्या आएगा, द्वितीय में आएगा कि यह कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है तथा इनके विकास को कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, ठीक। नंबर 4 पर आता है कि बालक बालिका का मापन, ठीक है। तो बाल विकास के क्षेत्र में बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या हैं और इनका निराकरण किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक। अगला यहाँ पर आता है नंबर 5 पर आएगा दोस्तों कि बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं, ठीक। तो बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र के अनेक प्रकार के अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है और उनकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का क्रमिक विकास होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो बालक का व्यवहार होगा वो गतिशील होगा, ठीक, और विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का जो विकास होगा वो क्रम अनुसार होता है, ठीक है। और स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं भी होंगी। एक बालक की ये अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापना, सामाजिक संगठन और संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी क्या होंगी, क्रियाएं सहयोग भी हो सकती हैं, व्यवस्थापन भी हो सकती हैं, सामाजिक संगठन भी हो सकते हैं, या फिर संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलेगी, तनाव भी देखने को मिलेगा और विरोध भी हमें देखने को मिल सकता है। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें बालक का विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की होती है, ठीक है। अगला दोस्तों नंबर यहाँ पर 6 पर आता है कि समायोजन संबंधी समस्याएं, ठीक। तो बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्र, वो पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है, ठीक है। इस क्षेत्र में समायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, समायोजन तो होगा, किस प्रकार उनका समायोजन होगा। और इसी क्षेत्र में दोस्तों क्या होगा, कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक। यहाँ पर कु का मतलब होता है जो बुरा होता है, ठीक है। समायोजन हो रहा है लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, उनका भी अध्ययन क्या होता है, इसमें किया जाता है, यानी बाल विकास में किया जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन आता है कि शिशुअवस्था क्या है, इसकी विशेषताओं और इसमें शिक्षा के स्वरूप का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा शिशुअवस्था। तो शिशुअवस्था सबसे पहले जानेंगे कि शिशुअवस्था क्या होती है। तो शिशुअवस्था बालक का निर्माण काल है। ये अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, पहले 3 वर्ष पूर्व शिशुअवस्था और 3 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शिशुअवस्था कहलाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पहले से 3 वर्ष की जो आयु होती है, ठीक है, पहले 3 वर्ष की जो अवस्था होगी यानी जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था, उसको पूर्व शिशुअवस्था कहेंगे। और 3 से 5 वर्ष की जो आयु होगी उसको उत्तर शिशुअवस्था कहेंगे। न्यूमैन के शब्दों में कि 5 वर्ष तक की अवस्था शारीरिक तथा मानसिक के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, ठीक। राइट के शब्दों में कि बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, यानी मनुष्य को जैसा बनना होगा वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। बालक के जन्म के उपरांत अवस्था को शिशुअवस्था कहते हैं। यह अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच, भार होता है 7.5 पाउंड होता है। वो माँ के दूध पर निर्भर करता है। धीरे धीरे वो आंखें खोलता है, उसका सिर धड़ से जुड़ा रहता है।
बाल मुलायम और मांसपेशियां छोटी और कोमल होती हैं। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। देखिए, छोटे से बच्चे को देखिए, नवजात शिशु को देखिए, ठीक है, उसका वेट देखिए, ठीक, हाइट देखिए, उसका वेट देखिए, ठीक है, किस पर वो डिपेंड है, माँ का दूध ही वो पीता है, आंखें धीरे धीरे से खुलता है, उसका सिर देखिए धड़ से कितना जुड़ा रहता है, ठीक है, बाल मुलायम और मांसपेशियां छोटी छोटी और कोमल होती हैं, ठीक है। जन्म के 15 दिन के बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है, पता नहीं चलता है किस तरीके का बच्चा वहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद नवजात शिशु क्रंदन करता है, ठीक, इससे फेफड़ों में हवा भर जाती है और उसकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। स्तनपान के कारण उसमें चूसने की सहज क्रिया प्रकट होती है और भूख के समय रोता है, ठीक, वह 10-15 से 20 घंटे सोता है। धीरे धीरे उसमें ये परिवर्तन स्थायी होने लगता है। छोटे बच्चों को देखिए, भूख के समय क्या करते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है, और सोते कितने हैं, बहुत सोते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है दिन में सोते हैं, रात को वो जगना चालू कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो माताएं होती हैं क्या करती हैं, गुस्सा करने लगती हैं बच्चों पे, ठीक। तो उसके बाद होते हैं नंबर 3 पे, यहाँ पर आता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी किस तरीके से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। गैसेल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, यानी जो बालक 12 वर्ष के बाद सीखेगा वो शुरुआत के 6 वर्षों में सीख लेता है, ठीक है। आगे यहाँ से आता है कल्पना की सजीवता। तो कुप्पुस्वामी के शब्दों में 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके कल्पना शक्ति की सजीवता, वो सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता। देखिए, बच्चों को सत्य और असत्य जान ही नहीं पाते हैं, फलस्वरूप क्या होता है, वो असत्यभाषी जान पड़ता है, ठीक है, यानी सत्य और असत्य में फर्क ही नहीं उसे पता चलता है, ठीक। दूसरों पर निर्भरता, छोटे बच्चों को देखिए किस तरीके से दूसरों पर निर्भर होता है। जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक बहुत असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वो मुख्यतः अपने माता पिता और विशेष रूप से अपनी माता पर निर्भर रहता है। छोटे बच्चों को देखिए किस तरीके से माता पिता पर डिपेंड होता है और खासकर अपनी माताजी पर वो डिपेंड होता है, ठीक। नंबर 6 पर आता है आत्म प्रेम की भावना। तो शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है, अपने माता पिता भाई बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि उसका जो कि प्रेम उसके अलावा और किसी को ना मिले, ठीक। बच्चों को देखिए, अगर छोटा बच्चा घर में 2 होते हैं, अगर आप एक को प्रेम करेंगे तो दूसरा क्या करेगा, थोड़ा सा वो ईर्ष्या करने लगता है, ठीक। यदि और किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उसमें क्या होती है, उसमें जेलसी होने चालू हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जेलसी होती नहीं होती है, ये चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, ठीक। नैतिकता का अभाव, तो शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। छोटे बच्चों को देखिए, उनको पता ही नहीं अच्छा और बुरा क्या है, उचित और अनुचित क्या है। वो कभी उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिसमें उसको आनंद आता है, भले ही वे अवांछनीय हो, गलत हो, तब भी वो उनको करता है जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है। इस प्रकार उसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है, ठीक। जब नैतिकता ही नहीं तो क्या होगा, अच्छे और बुरे की पहचान, उचित और अनुचित बातों का उसको ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा, ठीक। यानी उसमें नैतिकता का भी पूर्णतः अभाव रहता है, ठीक। अगला यहाँ पर आता है कि सामाजिक भावना का विकास इस अवस्था में अंतिम वर्षों में, ठीक है, यानी अंतिम वर्षों बताए जा रही हैं कि शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। वैलेंटाइन का मत है कि 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाइयों बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, अगर घर में छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने से छोटे बच्चे की केयर कितनी करते हैं, लड़ाई करेंगे लेकिन उनकी केयर भी करेंगे। वो 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ रहेंगे। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। जब वो रोते हैं तो उनको छुपाना चालू करते हैं, ठीक है, तो और उनके अधिकारों की जो रक्षा होगी उनको वो करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आता है संवेगों का प्रदर्शन। तो शिशु के जन्म के समय उत्तेजना के अलावा और कोई संवेग नहीं होता। ब्रिजनेट ने 1932 में अपने अध्ययनों के आधार पर घोषित किया कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के मुख्य रूप से 4 संवेग माने हैं, यानी उनमें भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है और पीड़ा होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आता है दोहराने की प्रवृत्ति। तो शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, उसमें शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ऐसा करने में वो विशेष आनंद का अनुभव करते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो दोहराते हैं, ठीक। शब्द और गति को क्या करते हैं, देखिए दोहरा रहे हैं उनको हैं। उसके बाद आता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है। वो अपने खिलौनों को विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है, उसे फर्श पर फेंक सकता है, वो अलग अलग कर सकता है, ठीक है, यानी क्या होते हैं, जब वो फर्श पर पटकेगा फेंक सकता है, ठीक, फिर उसके भागों को वो अलग अलग कर सकता है। वो बहुधा अपने खिलौनों को विभिन्न विधियों से रखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा वो अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की चेष्टा
करता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि के कार्यों और व्यवहारों का अनुकरण करता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति उसे अपने विकास करने में सहायता देती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आता है कि शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वैलेंटाइन ने शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। ठीक, वाटसन ने कहा कि शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी शिशुअवस्था में हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, जो उसकी सीखने की जो सीमा होती है बहुत तेज होती है। ठीक, इस कथन को ध्यान में रखकर शिशुअवस्था में शिक्षा का आयोजन अंकीकृत किया जाना चाहिए। ठीक, कौन कौन से हैं वो, उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है उचित वातावरण। ठीक, तो शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है, अतः घर के और विद्यालय में उससे इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए विद्यालयों में क्या होता है, जितना अच्छा वातावरण होगा, जिन घरों में वातावरण बहुत अच्छा होगा, विद्यालयों में वातावरण अच्छा होगा तो क्या होगा, बच्चे उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं। उसके बाद आता है उचित व्यवहार। तो शिशु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसके माता पिता और शिक्षक को उसकी इस असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहिए, अतः उन्हें डांटना या पीटना नहीं चाहिए और ना उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें उसके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। यानी जो बड़े लोग होते हैं, जैसे घर में माता पिता हो जाएंगे, स्कूल में शिक्षक हो जाएंगे, उनकी भूमिका यहाँ पर बताई जा रही है कि कभी उनको डांटना पीटना नहीं चाहिए, न क्रोध और भय दिखाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उनसे सदैव प्रेम से बोलना चाहिए, शिष्टता दिखानी चाहिए और सहानुभूति दिखानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, सीख रहे हैं, अभी गलतियाँ होंगी। आगे यहाँ पर आता है कि जिज्ञासा की संतुष्टि। देखिए कितने जिज्ञासु टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। तो क्रो के अनुसार शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगते हैं। पूछते हैं क्या है ये, कितनी बार पूछते हैं, आपको बार बार जवाब देना पड़ता है। ठीक है, वो उसके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। उसके माता पिता और शिक्षक को उसको प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा बार बार उसी चीज़ को दोहराता है तो गुस्सा भी माता पिता और टीचर भी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे आता है कि वास्तविकता का ज्ञान, कि शिशु कल्पना के जगत में विचरण करता है। देखिए कितना कल्पनाशील होता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है। देखिए कल्पनाओं में बहते हैं तो लगेगा कि हाँ वो सब कुछ कल्पना, सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। मांटेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को इसलिए नहीं स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या है, कल्पना ही है, इसीलिए जो मांटेसरी पद्धति होती है उसमें जो परियों की कहानी को स्थान नहीं दिया गया। तो परियों की कहानी क्या है, सब कल्पना पर आधारित होती हैं। ठीक है, क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, इसीलिए परियों की कहानी उसमें नहीं है। ठीक, आगे आते हैं आत्मनिर्भरता का विकास। तो आत्मनिर्भरता से शिशु को स्वयं सीखने, काम करने और विकास करने की जो प्रेरणा मिलती है, अतः उसको स्वतंत्रता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। आगे आते हैं नंबर 6 पर कि निहित गुणों का विकास। तो शिशुओं में अनेक प्रकार के निहित गुण होते हैं, अतः उसे इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसमें इन गुणों का विकास हो। यही कारण है कि आधुनिक युग में शिशु शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए क्या हुई, शिक्षा कैसी कर दी गई, बाल केंद्रित कर दी गई, नहीं कर दी गई। ठीक, आगे यहाँ पर आते हैं सामाजिक भावना का विकास। शिशुअवस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ मिलना जुलना और खेलना पसंद करता है। उसे इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें सामाजिक भावना का विकास हो सके। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि किनके साथ वो मिल रहा है, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ वो खेल रहा नहीं खेल रहा है। ऐसा तो नहीं कि जिनके साथ वो खेल रहा है उनका माहौल किस तरीके का है, तो माहौल का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो गलत लोगों के स्वभाव में पढ़कर गलत चीज़ें सीख ले और गलत बिहेव वो करने लगे समाज में। ठीक, उसके बाद 8 नंबर पर आता है आत्म प्रदर्शन का अवसर। तो शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिसके द्वारा वो अपनी इस भावना को व्यक्त कर सके। मानसिक क्रियाओं का अवसर। तो शिशु में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, अतः उसे सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला आता है अच्छी आदतों का निर्माण। तो ड्राइडन का कथन है कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। बिल्कुल राइट। शिशु के माता पिता और शिक्षक को इस सारगर्भित वाक्य को सदैव याद रखना चाहिए, अतः उन्हें उसमें सत्य बोलने, बड़ों का आदर करने, समय पर काम करने और इसी प्रकार की अन्य अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। तो क्या होगा, जब पहले क्या होगा, अगर हम अच्छा करेंगे, हम गार्जियंस हैं, हम टीचर हैं, अगर हम अच्छा करेंगे तो वही हमारे बच्चे और वही हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको फॉलो करेंगे, सेम वही वो करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आते हैं मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। तो शिशु के व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, अतः उनका दमन न करके सभी संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि दमन करने से शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, अगला आएगा क्रिया द्वारा शिक्षा। तो बालक कुछ प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, अतः उसे उनके अनुसार कार्य करके शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जिस तरीके से जो शिक्षा प्राप्त करना चाहे उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही शिक्षा में प्रदान करनी, क्रिया के द्वारा करके सीखो भैया। ठीक है, ये चीज़ें बताई जा रही। फिर उसके बाद आता है खेल द्वारा शिक्षा। तो शिशु का खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका कारण स्ट्रेंग ने लिखा है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीख जाता है। ठीक, चित्रों और कहानियों के द्वारा शिक्षा। तो शिशु की शिक्षा में कहानियाँ और जो चित्र वाली पुस्तकें होती हैं, ठीक है, उनका विशिष्ट स्थान होना चाहिए। तो विशिष्ट स्थान उसमें दिया जा रहा है। अब बच्चों की किताबों को देखें, सब चित्र ही चित्र होते हैं। ठीक, इसके कारण पर प्रकाश डालते हुए क्रो एंड क्रो ने कहा कि 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद। उसके बाद आता है कि विभिन्न अंगों की शिक्षा। तो शिशु की ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका समर्थन करते हुए रूसो ने लिखा है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के लघुत्तरी प्रश्नों को जाना। तो दोस्तों इसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।